Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 295. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 12th पार्ट में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 308 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 295 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 295 पार्ट 12 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस और सूट्स के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 295 टॉक अबाउट सक्सेशन टू प्रॉपर्टी, एसेट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस इन अदर केसेस। आर्टिकल 295 में उन अन्य मामलों में प्रॉपर्टी, एसेट्स, राइट्स, ऑब्लिगेशंस यानी दायित्वों के उत्तराधिकार के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 294 में बताए गए मामलों से अलग है। देखिए, इस आर्टिकल को समझने से पहले आपको आर्टिकल 294 को पहले समझना होगा। उससे आपको एक बेहतर आइडिया लग पाएगा कि इस आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। देखिए, भारत की आज़ादी से पहले भारत में जो है अंग्रेज़ों की डोमिनियन की सरकार थी। डोमिनियन ऑफ गवर्नमेंट आपने सुना होगा, उसकी सरकार थी। लेकिन भारत की आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हो गया, तब जो प्रॉपर्टी वगैरह है, प्रॉपर्टी, एसेट्स, राइट्स और लाइबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशंस, जो अदर केसेस में जो 294 आर्टिकल से हटके जो केसेस हैं, उन केसेस में उन प्रॉपर्टी, एसेट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशंस का क्या होगा, कौन उसका उत्तराधिकार होगा, वही इस आर्टिकल में बताया गया है। आर्टिकल 295 क्लॉज फर्स्ट, एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन all property and assets which immediately before such commencement were vested in any Indian state corresponding to a state specified in Part B of the first schedule shall vest in the Union if the purposes for which such property and assets were held immediately before such commencement will thereafter be purposes of the Union relating to any of the matters enumerated in द यूनियन लिस्ट एंड। इस संविधान के प्रारंभ से, यानी कि जब से इस संविधान की शुरुआत हुई है भारतीय संविधान की, सभी प्रॉपर्टी और एसेट्स जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी में स्पेसिफाइड किसी स्टेट के समतुल्य यानी के समान किसी इंडियन स्टेट में निहित थीं, यूनियन में निहित हो जाएंगी यदि वे पर्पस जो हैं जिनके लिए ऐसे प्रॉपर्टी और एसेट्स ऐसे संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले धारित थीं, तत्पश्चात ही उसके बाद यूनियन लिस्ट में प्रगणित किसी विषय से संबंधित यूनियन के पर्पस होंगे। देखिए, इसे आसान शब्दों में समझिए। इसमें यह कहा गया है कि देखिए, पहले जो संविधान के पहले जो थे, वहाँ स्टेट का बंटवारा जो भारत क्षेत्र में है वो अलग तरीके से था, प्रोविंस में बटा हुआ था। अब वही जो स्टेट हैं वो मिलकर एरिया वही है, बस नाम बदल गया है और एरिया का बंटवारा अलग अलग हो गया है, तो नाम बदल गया है बस, ये मान लीजिए। है तो ज़मीन सारी वही और अलग अलग हिस्सों में बट गया है, स्टेट बना दिए गए संविधान के बाद। तो वो जो उनके प्रॉपर्टी और एसेट्स थे उन प्रोविंसेस के, किनके, जो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी में जो स्पेसिफाइड किए गए हैं, जो उनके जो प्रॉपर्टी और एसेट्स थे वो अब जो आज के स्टेट हैं तो उनमें आ जाएगा, लेकिन उस यह कह दिया गया कि वो यूनियन के हो जाएंगे, यूनियन में निहित हो जाएंगे, वो प्रॉपर्टी और एसेट्स वो यूनियन के हो जाएंगे। और साथ में यह भी कह दिया गया यदि वे पर्पसेस, वो प्रयोजनें जो जो मतलब वो सारे पर्पसेस जो एसेट्स और प्रॉपर्टी जो पहले उस राज्य के लिए उपयोग में आते थे, प्रॉपर्टी और एसेट्स ऐसे वो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले जो उनके पास थी, वो तुरंत ही यूनियन लिस्ट में
के में जो जितने भी विषय हैं उन विषयों में उनकी गिनती होनी चालू हो जाएगी। तो यह कह दिया गया है इसमें। देखिए ये सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टेट के साथ यूनियन जो है केंद्र कोई अग्रीमेंट कर ले, तो उस संदर्भ में तो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर वैसा कुछ है नहीं तो पूरा पूरा ये फॉलो होगा। आर्टिकल 295 क्लॉज फर्स्ट सेक्शन बी, all rights, liabilities, and obligations of the government of any Indian state corresponding to a state specified in Part B of the first schedule, whether arising out of any contract or otherwise, shall be the rights, liabilities, and obligation of the government of India if the purposes for which such rights were acquired or liabilities or obligation were incurred before such commencement will thereafter be purposes of the government of India relating to any of the matter enumerated in the union list, subject to any agreement entered into that behalf by the government of India with the government of the state that state। इस संविधान के प्रारंभ से यानी इस संविधान के शुरुआत से फर्स्ट स्केड्यूल के पार्ट बी में स्पेसिफाइड किसी स्टेट के समान किसी इंडियन स्टेट की गवर्नमेंट के सभी राइट्स, लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस, चाहे वे किसी कॉन्ट्रैक्ट से उत्पन्न हुई हों या अन्यथा भारत सरकार के राइट्स, लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस होंगी, यदि वे पर्पसेस जिनके लिए ऐसे राइट्स ऐसे संविधान प्रारंभ से ठीक पहले अर्जित किए गए थे या लाइबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस ली गई थीं, तत्पश्चात यूनियन लिस्ट में प्रगणित किसी विषय से संबंधित भारत सरकार के पर्पसेस होंगे, बशर्ते कि भारत सरकार उस राज्य की सरकार के साथ इस संबंध में कोई अग्रीमेंट करे। देखिए कुछ नहीं है इसमें, बस सेक्शन ए में जो हमने पढ़ा था इसी के क्लॉज फर्स्ट के सेक्शन ए में कि हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी और एसेट्स के बारे में। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रॉपर्टी और एसेट्स के बारे में नहीं, यहाँ राइट्स और लाइबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशंस के बारे में बात की जा रही है। तो संविधान के प्रारंभ से पहले जो सेक्शन फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी के जितने भी जो प्रोविंसेस थे, जो आज के राज्य हैं, आज के दौर में राज्य बन चुके हैं, राज्यों में बहुत सारे राज्यों में बढ़ चुके हैं, तो उन राज्यों में जो भी प्रॉपर्टी या फिर मतलब प्रॉपर्टी नहीं, जो भी राइट्स होंगे या लाइबिलिटीज़ होंगे या ऑब्लिगेशंस होंगे, चाहे वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से उत्पन्न की हुई हों, किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा वो बनाई गई हों, वो राइट्स या लाइबिलिटीज़ लिए गए हों या ऑब्लिगेशंस हुए हों, तो वो सभी जो हैं वो राइट्स और लाइबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशंस वो भारत सरकार के हो जाएंगे। ठीक है, वो भारत सरकार के अंतर्गत आ जाएंगे, चाहे कर्जा हो चाहे कोई अधिकार हो, तो वो भारत सरकार के अंतर्गत आ जाएंगे। और साथ ही यह भी कह दिया गया कि यदि वे पर्पसेस जिनके लिए ऐसे जो राइट्स हैं ऐसे संविधान से ठीक पहले जो है अर्जित किए गए थे या लाइबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस ली गई थी, वो तत्पश्चात इमीडिएटली ही यूनियन लिस्ट में प्रगणित किसी विषय से संबंधित जो है भारत सरकार के पर्पसेस होंगे, यानी वो जो चीज़ें हैं वो यूनियन लिस्ट में आ जाएंगे। यदि कोई अधिकार है या फिर कोई कर्ज है या कोई ऑब्लिगेशंस है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का द्वारा किया गया हो, वो अब कहाँ आ जाएंगे, यूनियन लिस्ट के विषयों से उनमें गिना जाएगा उन्हें भी साथ में। तो यह बात कह दी गई कि यूनियन लिस्ट में कुछ विषय होते ना कि ये लिस्ट जो है ये काम जो है ये केंद्र सरकार कर सकती है, तो उस लिस्ट में उनको भी डाल दिया जाएगा। और लेकिन देखिए ये सब होगा फर्स्ट क्लॉज में, लेकिन उसमें कोई अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए भारत सरकार का किसी राज्य के सरकार के साथ अग्रीमेंट होगा तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो जाएंगी। ठीक है। आर्टिकल 295 क्लॉज सेकेंड, सब्जेक्ट एज अफोरसेड द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट स्पेसिफाइड इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल shall as from the commencement of this constitution be the successor of the government of the corresponding Indian state as regards all property and assets and all rights, liabilities
and obligations whether arising out of any contracts or otherwise other than those referred to in clause first। देखिए यहाँ बताए गए क्लॉज फर्स्ट के अधीन रहते हुए फर्स्ट स्केड्यूल के पार्ट बी में स्पेसिफाइड प्रत्येक स्टेट की गवर्नमेंट जो है इस संविधान के प्रारंभ से क्लॉज फर्स्ट में बताए गए बातों को छोड़कर सभी एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ और सभी राइट्स, लाइबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशंस के संबंध में, चाहे वो किसी कॉन्ट्रैक्ट से उत्पन्न या अन्यथा अराइज हुआ हो, तत्स्थानीय इंडियन स्टेट की गवर्नमेंट की उत्तराधिकारी होगी। देखिए अभी तक हमने क्लॉज फर्स्ट में जो हमने पढ़ा उसमें हमने यह देखा कि जो भी मैटर्स जो यूनियन लिस्ट से संबंधित थे, जो पार्ट बी के जो स्टेट अब के हैं, जो संविधान के प्रारंभ के बाद के, वही जो मतलब पहले वो प्रोविंस में थे, अब पार्ट बी के स्टेट में बढ़ चुके हैं। तो उन स्टेट में जो भी मतलब प्रॉपर्टी या एसेट्स या फिर राइट्स और लाइबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशंस थे वो यूनियन लिस्ट से संबंधित थे, तो वो वहाँ मतलब कि केंद्र में आ गए, यूनियन में आ गई। लेकिन यदि कोई मामला ऐसा बच जाता है जो उसमें नहीं बताया गया, तो वो सामान्यतः उसी कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट के मतलब जो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी में स्पेसिफाइड प्रत्येक स्टेट की गवर्नमेंट के जो है उसके अंतर्गत वो प्रॉपर्टी, एसेट्स या राइट्स, लाइबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस जो है उसी इंडियन स्टेट के अंतर्गत आ जाएगा, उसके अधिकार में आ जाएगा। तो जो यूनियन लिस्ट में है तो वो यूनियन में, और जो बच गया वो इसमें इंडियन स्टेट में के गवर्नमेंट के अधिकार में। देखिए अगर इससे पूरे आर्टिकल को समझें तो ऐसा समझ सकते हैं, जो आज का फर्स्ट शेड्यूल का जो पार्ट बी का जितना भी स्टेट है वो पहले कोई एरिया में बटा हुआ था, प्रोविंस में बटा हुआ था। तो उस प्रोविंस का जो प्रॉपर्टी और एसेट्स है वो संविधान के बाद जो है, जब ये फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट बी बना संविधान का, तो उन स्टेट में आ गया वो सारा प्रॉपर्टी और एसेट्स। तो वो सारा प्रॉपर्टी और एसेट्स यदि प्रॉपर्टी, एसेट्स या राइट्स या लाइबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशंस यदि वो सब यूनियन लिस्ट के मैटर से रिलेटेड है तो यूनियन में निहित हो जाएगा, यूनियन के पास उसका उत्तराधिकारी हो जाएगा उन सारी प्रॉपर्टी, एसेट्स वगैरह, राइट्स, लाइबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशंस का। अगर वो यूनियन लिस्ट से मैटर्स रिलेटेड नहीं है, विषयों में प्रगणित किसी विषय से रिलेटेड नहीं है, तो वो आ जाएगा इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट गवर्नमेंट के उत्तराधिकारी में, है ना। तो ये हो जाएगा। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना है, यदि यूनियन लिस्ट में है भी लेकिन यूनियन ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई अग्रीमेंट वगैरह कर लिया, तो इस केस में तो अग्रीमेंट की बात चलेगी, फिर क्लॉज फर्स्ट या की बात नहीं चलेगी, ठीक है। तो अग्रीमेंट सर्वोपरि हो जाएगा उस टाइम पे। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।